नमस्कार। बिहार चरित्र के आज के पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे गेस्ट श्री राम सेना के नेशनल प्रेसिडेंट यशराज सिंह। हम लोग अपने इस विरोध से ताकत से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उतरेंगे, और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो विधानसभा चलने दीजिए, तब से डगमगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह। अगर इस पे कुछ नहीं हुआ तो ऐलान जंग कर दूंगा हजारीबाग में आके। किसी का माई का लाल कोई रोक के दिखा दे मुझे तो मैं देख लूं। अलकायदा ने धमकी दिया है कि दिल्ली यूपी में हम लोग दंगे करेंगे और लोगों को मारेंगे, तो मैं उसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। प्रशासन को साइड कर दीजिएगा, हम लोग तैयार दिया तो हम लोगों ने आपको अनुकंपा पर और सब चीज पर पेंशन बना के एक दिन का मुख्यमंत्री की चुप बना दे, उसे पूरा लाइफ टाइम फैसिलिटी मिलता है। उसके बेटे चाचा भतीजा सब अपने अपने देश को अपना बाप समझने लगते हैं। कहाँ का नियम है? इंडियन आर्मी का किस आदमी को मिलेगा फैसिलिटी? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर लड़ाई लड़नी है तो इंडियन आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है, उसका पूरा पेंशन लाइफ टाइम, उसके फैमिली का मेडिकल और उसके लिए गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट को देना चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो इस चीज के लिए लड़िए, प्लेन जलाने से कुछ नहीं होगा। जो अभी पहलगांव हुआ, अभी राणा संगा का हुआ, तो ये मतलब समझ में नहीं आता कि ये लॉबी फिर आपको फिर किस हिसाब से आपको मन करता हो कि यार फिर मुसलमान आकर अपने हिंदू भाइयों को मार रहा है, उन्हीं को फिर आप सेवा दे रहे हैं अपने लंगर में, खून नहीं खोलता है। उसके कुछ समय पहले वहां बांग्लादेश में भी ऐसे ही राइट्स हुए और उसके बाद फिर ये ट्रांसफॉर्म करके हमारे वेस्ट बंगाल में आ गए। हाँ, तो ये सब चीजें तो सिर्फ सॉर्टेड है कि आगे का डिसीजन तो हिंदू को समझ में आ जाना चाहिए कि आगे भविष्य में और आगे क्या हो सकता है। बॉर्डर खुला हुआ है वहां का, बिल्कुल इजिली है। जैसा कि कैटल्स का भी बात कर रहे हैं, काऊ का भी ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर हो रहा है बंगाल में। यहाँ से इधर लोग बीफ एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, और वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान लोग बन के बैठे हुए हैं, उनके थ्रू ये सब काम होता है। कुछ पैसों के लिए कुछ गरीब हिंदुओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये विरोध कदम उठाने के बजाय ये लोग उनका समर्थन और सहयोग कर देते हैं कि चलो भाई हम लोग को यहाँ रहना है तो हम लोग मिलजुल के, बाद में वही उनको मिल करके काट रहा है, उनके घर को जला रहा है, उनकी बेटियों को छेड़ रहा है, उन्हीं के साथ गलत कुकृतज्ञ व्यवहार कर रहा है। हाँ, चूंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी देखना हमें ही है, लेकिन जब शिकायतें आती हैं कि उनके साथ रात में बेटी को उठा के लेके कोई मुसलमान चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि भावना और दृष्टिकोण कितना खराब जा रहा है। फिर इसमें कोई जुड़ना भी नहीं चाहेगा तो बहुत कठिनाई आता है। इसीलिए सर आप गलत किसको मानते हैं? अगर हम अपने दृष्टिकोण से बताएं तो इस चीज में हम गलत एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा गलत, क्योंकि उन्होंने बाबर के बारे में बताया, औरंगजेब को बताया, अकबर को बताया, लेकिन उन्होंने संभाजी महाराज को नहीं बताया, बिल्कुल राणा सांगा को नहीं बताया। बिल्कुल हम इस देश के रहने वाले अकबर और औरंगजेब को अगर पढ़ना शुरू कर दें, यही नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि राणा सांगा कौन है, हमारा बाजीराव पेशवा कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, वीर सावरकर कौन है, सरदार पटेल कौन है, अभी सम्राट अशोक कौन है जो बिहार से थे, इतने बड़े एम्पायर, मगध जो कि मतलब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान, तुर्की सब ऐसे गिफ्ट किया हुआ था मगध, आज कट छट के बिहार बच रहा है। सर, राम सेना ये क्या है? ये संगठन किस बेसिस पर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इस देश के हालात जैसे अभी हैं, उस संदर्भ में हम लोग ने 2019 में एक निर्णय लिया था कि एक सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाला संगठन हो जी, जो कि धर्म हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करे। और हमारा केंद्र चूंकि बिहार है जी, तो बिहार में रहते हुए हम लोगों ने इस चीज को स्टार्ट किया, और सामाजिक समरसता के साथ, मतलब एक जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो किसी के बीच में, उसके आइडियोलॉजी को हम लोग लेकर फॉलो करते हैं। लेकर के हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसकी नींव हम लोगों ने 2019 में रखी, और 2020-21 से सुचारू रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम लोगों की टीम एक बनी। तो अभी करंट कितने स्टेट में आप लोग अभी वर्क कर रहे हैं? हम लोग करंट अगर रेक्टिफाई किया जाए जो रेगुलर हैं, बिहार के अगल बगल जितने भी बॉर्डर वाले राज्य हैं, चाहे यूपी हो, हमारा जो सटे हुए राज्य हैं, एमपी हैं, वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है, ये सब राज्य में हमारे एक एक्टिव कार्यकर्ता है अभी हैं। तो 4-5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें अभी हम लोग रेगुलरली आप लोग एक्टिव सेवा दे रहे हैं जी।
तो फिर सर राम सेना ही क्यों? आरएसएस भी तो हिंदू राष्ट्रीय आंदोलन ये चलाती हैं, फिर राम सेना बनाने का मतलब? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी अधिकार होना चाहिए कि वो फ्रीली तरीके से ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है उस चीज की जानकारी रखे, चाहे वो देश के नागरिक के माध्यम से रखे या फिर संगठन के माध्यम से रखे। तो ये एक मांग जहाँ पे लगा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और चूंकि संघ तो एक अलग ही परिवार है। जी, आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग, मैं खुद स्वयं का स्वयंसेवक रहा हूँ। अच्छा, स्वयंसेवक रहे हैं। और स्वयंसेवक कोई अगर एक दिन के लिए भी रहता है तो आजीवन रहता है। हाँ, ये संघ का नियम है। तो संघ के भी ढेर सारी शाखाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रही है। तो ये एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मुझे संघ से ही मिला कि मैं इस तरह का एक फ्री हैंड में फाउंडेशन बनाया जाए जो कि सामाजिक समरसता पे भी कार्य करे और देश के अन्य जो कुरीतियां हो रही हैं उनके खिलाफ भी कार्य करे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों का चूंकि बिहार केंद्र और बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके चीजों को भाव को देखते हुए एक सामाजिक स्तर पे भी हम लोग कार्य करेंगे और साथ ही साथ अपने नेशनल आइडियोलॉजी को भी प्रस्तुत करेंगे यहाँ के युवाओं के बीच में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कैसे आपको मिलता है? अगर यहाँ के देखा जाए तो जो यहाँ के सिटीजन बिहार के बेसिक स्टार्ट, क्योंकि आपका बिहार का था जी, तो बिहार के सिटीजन इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में हर एक व्यक्ति को उनको सपोर्ट किया जा सकता है जो जिनकी आइडियोलॉजी हो, जो एक अलग भाव से आते हैं। और चूंकि हमारे लोगों की आइडियोलॉजी ही राष्ट्रवादी विचारधारा की है और बिहार इसमें कभी पीछे नहीं रहा है हमारे देश के इतिहास में भी। और बिहार में ढेर सारे ऐसे आंदोलन भी हुए हैं जिसमें राष्ट्रवादी विचारधारा को सम्मिलित किया जाए, ऐतिहासिक वर्णन भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवा और यहाँ के जो अन्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं बहुत ऐसे, जो ऐसी विचारधाराओं को बहुत ही अच्छा समझते हैं। और बिहार चूंकि हमारा पहले जैसा नहीं रहा, शिक्षित भी है, हाँ, और हर पॉइंट पे कार्य भी करता है। तो ये सब चीजें हैं आपको सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, तो जैसे बोल रहे कि राष्ट्रवादी बिहार रहा, लेकिन एक तरह से दूसरा छवि भी देखा जाए तो ये राष्ट्रवादी कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी से ज्यादा जातिवादी भी तो है। इसी चीज को खत्म करने के लिए तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। देखिए, जातिगत व्यवस्था जो है वो रणनीति और राजनीति से प्रेरित है। यहाँ की जो राजनीतिकरण है वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर चीजों को डिस्क्राइब करती है। हाँ। चाहे वोट कैपेसिटी हो किसी कम्युनिटी का, हम लोग ये देखते हैं कि मेजोरिटी तो वही है, हाँ, इस कास्ट का ये वोट ज्यादा है तो भाई हाँ। इस तरह की सरकार को लोग पसंद करते हैं। आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कास्ट बेसिस पे अगर वोटिंग होगा तो हमारे जो ग्रोथ है हमारे स्टेट का, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं डिफर करेगा। डिफर करता है सर। अगर आप चार्ट देखें तो सारे स्टेट 10%, 12%, 15% के इनिशियल ग्रोथ परसेंटेज से ग्रोथ कर रहा है हर ईयर, वहीं बिहार 1% से ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जातिगत व्यवस्था और रणनीति बनी हुई है राजनीतिक लोगों के द्वारा, वो इसको कहीं ना कहीं खा रही है। तो इस आइडियोलॉजी को हम लोग विचार के ही माध्यम से बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे विचार को प्रस्तुत करें। तो और इसके लिए तो सर आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम लोग के लिए स्वीकार है, कोई जरूरत नहीं, कोई आपका मन है? बिल्कुल, अगर आपको जरूरत पड़ा तो आप पॉलिटिक्स में ये तो उतरेंगे? समय की मांग होती है। हाँ। कि अगर अब जैसे जेपी आंदोलन हुआ, हाँ। तो वो समय की मांग थी जब सारे लोग एक ही स्टेज पर बैठ करके जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के खिलाफ ये सब कार्य कर रहे थे। लेकिन आज आप देखें समय की मांग तो दोनों तीनों अलग अलग, सारी पार्टी अलग है, सारी पार्टियां अलग है, सारे दिग्गज उन्हीं को नेता बनाया गया। हाँ। और वही सबसे टॉप लेवल पे आज बिहार में फेस हैं, वही लोग अभी तक चला रहे हैं। आज तक कोई नया चेहरा नहीं आया। तो कोई लालू जी हो या नीतीश जी हो, चाहे जो भी हो, ये सब कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से निकले। हाँ। तो विचार को प्रस्तुत करना बिहार में बहुत जरूरी है। और जब विचार बदलते हैं तो बिहार भी जिस तरह से बदला है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं की भागीदारी जो है वो जातिगत से हट करके एक राष्ट्रवादी चाहे धर्म हित के लिए कार्य करना। तो जैसे सर आपका राम सेना है जी, अभी इसमें एक्टिव कितने मेंबर हैं बिहार स्टेट में? हम लोग पैन इंडिया अगर अभी ऑनलाइन हम लोग देखें, हाँ। तो बिहार स्टेट में लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का कार्य है। 12 डिस्ट्रिक्ट में? 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मेन जो बहुत बड़ा अगर हैवॉक क्रिएट होता है तो उसमें तो फिर ढेर सारे लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत बड़ा लेवल पे कार्यक्रम कर सकते हैं। और ढेर सारे कार्यकर्ता हैं और ऐसे ढेर सारे फेस हैं जो हर जगह से परिचित हैं। तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह कि 500 मेंबर एक्टिव हैं, 1000 मेंबर एक्टिव हैं? लगभग हम लोग अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो
एकदम एक्टिवनेस में जो एक्टिवनेस अगर हाँ। देखा जाए तो 500 से 1000 तो एनी टाइम कोई उसमें समस्या नहीं है। 1000% जी, बिल्कुल। एट ए टाइम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक उसके कॉल लिए पे। उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और ये तो और भी बढ़ेगा क्योंकि समय ऐसा आ रहा है और हम लोग इसको और ग्रोथ कराने में भी लगे हुए हैं। राम सेना का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य जो है वो सेवा, परोपकार और हिंदुत्व है। सत्य सनातन धर्म। जी, वैदिक संस्कृतियों को प्रस्तुत करना जो हमारे संस्कृति में रहा है। कहीं ना कहीं बिहार हमारा ऐसा है कि कल्चरली बहुत रिच है। बहुत ज्यादा था हमारे लेकिन अब नहीं रहा। अब नहीं, वो डिप्लोमेसी हो सकती है, लेकिन बिहार हमारा कल्चरली रिच अभी भी अन्य स्टेट के माध्यम से है। अगर अन्य स्टेट से हम लोग डिफर करें, अब हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसा कल्चर नहीं दिखेगा नहीं है। जितना आपको बिहार में दिखेगा। तो वही मेट्रोपॉलिटन कल्चर यहाँ अपनाया जा रहा है। यहाँ जो बेसिक कल्चर था उसको भुलाकर मेट्रोपॉलिटन कल्चर अपनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कितना भी भुला दिया जाए तो बिहार में ऐसे ढेर सारे जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं वो आपको प्रस्तुत करने को दिख जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ कल्चर अभी भी बचा हुआ है। आप बिहार की ऐसी खूबसूरती आप देखें कि भारत देश में आप जब राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे ना, तो आपको अलग भाषा मिल सकता है, अलग रंग मिल सकता है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन एक सिंगल बिहार ऐसा स्टेट है जहां आप गंगा नदी जैसे ही क्रॉस करते हैं तो भाषा अलग हो जाती है, वहां की खान पान अलग हो जाती है। कहीं और मगध की तरफ चले जाएं तो वहां का अलग नियम हो जाता है। तो इतने सारे कल्चर को एक जगह एक स्टेट में लेकर के कवर करना सिर्फ और सिर्फ एक बिहार राज्य ही ऐसा है। हाँ। हमारे पूरे देश में जहां तक मुझे लगता है अनजान को भी अपने उस तरह अपनापन ट्रीट करना, क्योंकि जैसे मैं भी सर मुंबई में रहा, जी, मैं भी वहां का कल्चर से मतलब 2-3 साल रहा। वहां का कल्चर था कि अगर आप पड़ोसी भी हैं तो आपसे कोई मतलब किसी को कोई नहीं। मतलब नहीं, बिल्कुल। आप जिए मरे उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। लेकिन यहाँ एक चीज, मैं लास्ट ईयर से आया हुआ हूँ, जी एक चीज मेरे को दिखा कि अनजान व्यक्ति भी इतना अपनापन की तरह बात करता है। जी। अगर मैं उनके साथ अगर 10 मिनट बात कर लूं हाँ। तो फिर लगता है कि यार ये लोग कितने पुराने मित्र हैं मेरे। एक चीज ये जो है कि कम्युनिकेशन गैप जो बाहर हो गया है, हाँ। वो चीज अभी यहाँ पर जीवित है। जी तो इसका आप अच्छा यूज कर सकते हैं सर। बिल्कुल। तो इसको हम लोग आगे ऐसा सर देख सकते हैं कि श्री राम सेना बिल्कुल अभी हिंदू राष्ट्र के लिए मतलब सत्य सनातन धर्म का काम कर रही है, तो कल जी। को राम सेना पॉलिटिक्स में भी सक्रिय होगी। देखिए, संगठन तो गैर राजनीतिक दलों से प्रभावित है। मतलब राजनीति के संदर्भ में संगठन तो इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि संगठन का पार्ट ही दूसरा है। लेकिन राम सेना के अगर कोई सदस्य, कोई पदाधिकारी अगर इच्छुक होते हैं तो उसमें हम लोगों का समर्थन और सहयोग पूरा रहता है। तभी विचारधारा वही रहती है। तभी आप लोग कैबिनेट में जो राम सेना के मेन एचओडीज होते हैं, जो जी, कैबिनेट हाँ। बनी हुई, उसमें कितने मेंबर हैं सर? उसमें हम लोग 11 लोग हैं। 4 लोग बिहार के हैं, 2 लोग यूपी के हैं, 1-2 लोग झारखंड के हैं, एमपी के हैं, ऐसे करके मिला के 11 लोग की टीम है जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। किसी को जुड़ना हो राम सेना से क्या प्रोसीजर है? एक मेंबरशिप फॉर्म आता है जो कि ऑफलाइन माध्यम से मिलेगा हमारे पदाधिकारी से, डेलीगेट से या फिर वेबसाइट से। और वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है? वेबसाइट है जी, ठीक है। और वेबसाइट अपडेशन का भी कार्य चल रहा है, उसमें आपको चीजें दिख जाएंगी। और ऑफलाइन माध्यम से जब आप किसी भी पदाधिकारी से डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनके माध्यम से फॉर्म प्राप्त करके उनसे जुड़ सकते हैं राम सेना से। इसमें क्या हाँ। चार्जेस भी है? कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मेंबरशिप के लिए 10 रुपया 20 रुपया कोई अगर इच्छा होती है तो खुद से। अच्छा, मतलब अपने स्व इच्छा से जो पेमेंट करना हो करे, लेकिन ऐसा कोई फॉर्म का पेमेंट नहीं है कि इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग उस लेन को भी लेकर के चल रहे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और उन लोगों की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये सेवा भाव के लिए कार्य पहले है और वो सक्रिय भी ज्यादा, और वो सक्रिय भी ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जो जॉब कर रहा है वो अगर ज्वाइन करेगा तो वो सैटरडे संडे फ्री है। लेकिन जो गरीब तबके के हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे लोग को आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हर तरह के लोग यहाँ जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बस राष्ट्रवादी विचारधारा होनी चाहिए, देश के प्रति लगन और समर्पण होना चाहिए और अपने राष्ट्रवादी विचार को प्रस्तुत करना आना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि विचार ही विचार को बदलता है। और कोई विचार अगर प्रभावित कहीं गलत तरीके से दुष्प्रभावित है तो उस विचार को बदलना हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अभी तो जैसे सर मैंने आपका वीडियो देखा, गौ सेवा, जो आपके यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल पे पहला वीडियो है और वो इनक्रिप्ट किया हुआ है गौ सेवा के रिगार्डिंग, जो वहां गौ तस्कर लोग गाय को लेके जा रहे थे और आप लोग उन्हें रोकने का काम कर रहे थे। तो ये दूसरे सिटी का था या बिहार का ही था? ये बिहार का ही है और कल भी एक गौ माता को रेस्क्यू किया गया है। और ये सिंडिकेट काफी खराब चल रहा है इस बिहार में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ढेर सारे डेलीगेट्स भी इसमें मिले हुए हैं
जो गौ हत्या में संदर्भ में साथ देते हैं। बिहार में गौ हत्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये ऑन ग्राउंड, चूंकि ऑन फील्ड जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग होंगे, चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा के होंगे, उन लोगों को भी ये जानकारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम की कमी की वजह से, पहचान की कमी की वजह से, या फिर ताकत की कमी की वजह से यहाँ के लोग इस चीज को आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ से भी गौ हत्या होके ये सारा, क्योंकि सर सब कुछ तो एक्सपोर्ट होता है, बाहर ही जाता है। बाहर जाता है, फिर बिहार के बॉर्डर पे भी जाता है, कटिहार में होता है, किशनगंज में होता है, ऐसे जहां जहां जगहों पे जहां पर हिंदू कम है बिहार में, वहां होता है, गौ हत्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसको रोकने के लिए सर कुछ ऐसा उपाय, पर्याप्त उपाय जो कंप्लीट बेसिस पे इसको खत्म करने के लिए कुछ वैसा हम प्रोग्राम? लोग ने एक प्लान करा है कि सबसे पहले तो सर्वप्रथम यहाँ पे गौशाला एक बड़ा खुलना चाहिए, जो संगठन के हमारे माध्यम से ही है और होगा। उसके लिए हम लोग एक प्लॉट भी और जमीन भी फाइनल कर चुके हैं। सरकार की तरफ से नहीं, हम लोग खुद से। अच्छा, खुद से परचेस करेंगे जी, बहुत अच्छा। और जो भी गौ हत्या का इंफॉर्मेशन, चाहे जो भी गाय या फिर एनिमल रेस्क्यू, सिर्फ गाय ही नहीं, गाय के साथ साथ अन्य जानवर भी, अच्छा सारे जानवर जो प्रभावित होते हैं, जो उनकी केयरिंग होनी चाहिए एनिमल वेलफेयर के लिए, तो एक अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। और गौ हत्या के लिए तो हम लोग स्ट्रिक्ट हैं ही, लेकिन चूंकि सरकार के भी कुछ डेलिकेट्स इसमें रहते हैं, तो इसलिए बहुत लोग चुप हो जाते हैं। मेरा यही क्वेश्चन था सर, एनिमल वेलफेयर के लिए पॉलिटिशियन या सरकार सपोर्टिव है? क्योंकि अभी तक मेरे को जहां तक दिखा नहीं है, नहीं लगती है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर से किसी को लेना देना, किसी को वही बात है कि लेना ही देना नहीं है। ना उसे नफा है ना नुकसान है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिससे फायदा है वो उसी चीज के लिए काम कर रहा है, इंसान को तो छोड़ ही नहीं रहे। एनिमल वेलफेयर का तो सही उपयोग अगर सर देखा जाए तरीके से, ऐसा बोलना तो कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन लालू यादव से अच्छा एनिमल वेलफेयर का कोई यूज किया ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एनिमल वेलफेयर के लिए जब हम लोग ढेर सारे ऐसे कम्युनिटी को पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराने के लिए, कुछ पैसे के कारण। तो आपको लग रहा है कि कुछ डेलीगेट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व? बिल्कुल बिहार सरकार के 100%, बिहार सरकार हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पुलिस वाले हो, सब लोगों के नजर में होता है ये, और वो उन लोगों के भागी हैं। ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, प्रमाण है जी, ऑन कैमरा हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रमाण भी हम लोग। ये तो फिर बहुत हो जाएगा कंट्रोवर्शियल बात जी। लेकिन ये मिले हुए हैं, मतलब कि बिना मिलने का आप खुद सोचिए कि एक डिस्ट्रिक्ट से कंटेनर भर के कोई भी कैटल्स को हम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो भविष्य के लिए कुछ भी हो, और उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी इन्वॉल्व रहता है, और वो बॉर्डर, मतलब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस कर ले रहा है दूसरे, वो भी अल्पसंख्यक है। हाँ, और मेन पटना बाईपास से ये ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरे जगह डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो बिना किसी मैसेज के, बिना किसी साधन के, बिना किसी डेलीकेट्स के ये संभव ही नहीं हो सकता है। सारे बॉर्डर पे पैसा दिया हुआ है, सबको पैसा सबको खिलाते हैं, और जहां जाते हैं वहां भी खिलाते हैं, क्योंकि इसमें कमाई बहुत मोटी होती है। अच्छे से मोटी कमाई है, और इजिली है कि भाई इसको ये करके हम एक्सपोर्ट कर दें। और तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़ाने के बाद भी पैसे लेकर के छूट जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये चीज तो कहीं से भी नहीं, और चूंकि स्ट्रिक्ट कानून भी नहीं है, इसलिए लोग इस पे ज्यादा विचार और ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग सर अभी तक जिसको पकड़े हैं जी, इस बारे में उसका क्या हुआ आगे, कुछ प्रोसेस जो लोगों ने वगैरह? लास्ट अभी 2 ट्रक पकड़ी थी, 2 कंटेनर थे, जिसमें गाय ले जाए। हाँ, गाय थे और कुछ भैंस थे। अच्छा। और कैटल्स में चूंकि ये लोग आगे भैंस को रखते हैं ताकि ज्यादा वाद विवाद पहले ना हो, लेकिन अंदर में गाय के बच्चे इस तरह से छुपा करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। पकड़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम लोग जब कागज नहीं है इसका खरीदने बेचने का, तो इसको गौशाला ले जाया जाए। सिंगल एक सरकारी गौशाला है, वो दीदारगंज टोल हमारा पड़ता है हम लोगों का पटना में, वहीं पे उस गौशाला की ये हालत है कि जो बचा कुचा भी गाय या फिर कोई भी पशु कैटल जाता है, तो वो 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ कुछ खाने को है, ना तो वहाँ पानी का व्यवस्था है। और जो गाय और या कोई कैटल्स की जान चली जाती है, तो उसको पंछी जो है नोच के खाते हैं, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ओपन है और बीमारियों का घर है। तो जो जहाँ जगह भी है वहाँ जगह भी ठीक नहीं है, जो माध्यम बना हुआ है। तो सरकार और गवर्नमेंट का इस पे कोई ध्यान नहीं है और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। तो उसी लैंड को एलोकेट करा लीजिए सर आप लोग, अगर आप लोग के माध्यम से हो तो। अगर वो गवर्नमेंटल लैंड है तब तो फिर मुश्किल है,
अगर गवर्नमेंट की लैंड है तब तो फिर अगर हम लोगों को दें तो हम लोग तो उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। हाँ, जैसे एक होता है जमीन है उसको लीज कर दी है, हाँ सरकार ने आपको बिल्कुल। श्री राम सेना फाउंडेशन को लीज कर दिया, जो कि ये गौ रक्षा और जो भी पशुपालन हाँ, के लिए तो उसके लिए भी यूज ट्राई करेंगे। हाँ तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। चैनल के माध्यम से हम लोग भी सपोर्ट में रहेंगे। ये सब तो बहुत अच्छा चीज है जो कि जी। हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप लोग मुहिम में जुड़े हुए हैं, एक तो आदमी आज स्टार्ट करता कोई नहीं है, हाँ। सब अपने में लगा हुआ है, और जो स्टार्ट कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट तो चाहिए ही, और सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें, और गवर्नमेंट अगर इस तरह की चीजें हम लोगों को दे तो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल सर, इसमें हम लोग का भी कोशिश रहेगा जी कि ये दीदारगंज वाला मेरे दिमाग में अब जी। एक हो गया है कि दीदारगंज गौशाला, जी। वो कितने क्या एरिया में है वो? हमको लगता है कि 10 कट्ठा 15 कट्ठा में होगा, लेकिन वहां भी छोटा हो जा रहा है 10 फिर हाँ छोटा और छोटा कर दिया गया है, क्योंकि और भी जो जमीन पीछे जो खड़ी है उसके ऊपर कोई शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, मतलब एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया कि जानवर है तो भाई इसको ले जाकर के उसमें रख दो, बस अपना काम हो गया। तो मिनिमम 1-2 एकड़ भी रहे तो आदमी अच्छे से उसका जमीन proper उससे plan ज्यादा है, लेकिन एक्वायर्ड किया गया है, कुछ अगल बगल के भी लोकल्स हैं उनका भी एक्वायर्ड किया गया है कि भाई हम ही रहेंगे, जानवर क्यों रहेगा ऐसा। जबरदस्ती का हाँ, वो तो हम लोग ने देखा है आज से। जी स्टेप नहीं उठा पा रहा है जी। कोई, सपोर्ट के चलते। बिल्कुल। तो सर मन खराब हो जाता होगा। देखिए, ये गौ रक्षा अगर हम लोग इस देश में रह करके नहीं करेंगे तो इस तरह की ढेर सारी कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। और गौ माता, राष्ट्र माता का संकल्प हम सभी हिंदुओं का, भाइयों का, भारत देश के नागरिकों का होना चाहिए, क्योंकि जिस गौ के हर एक चीजों से हमारे धार्मिक व्यवस्था का वर्णन हो, हमारे पुराण से लेकर के हर जगह जहाँ गाय माता का गाय वर्णन माता, गोबर, मलमूत्र सब कुछ ही कुछ यूज का होता यूज है, हो, सब कुछ। तो उसकी रक्षा अगर हम ना करें तो फिर इस देश के नागरिक होने का ही कोई कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है इस मामले में। क्योंकि बिहार में तो सर जैसे कि अभी देखा जाए, अभी तक मैंने जहां तक देखा कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, जैसे अभी लास्ट पॉडकास्ट हम लोगों का हुआ जी रणकौशल प्रताप सिंह का, जी उन्होंने भी एक कैटल फार्म अपने लिए खोला है, उसमें वो 200 प्लस गाय का सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहें Personal तो way उनसे भी पर्सनल वे में जी। खुद का पैसा लगा के सारा कुछ। हाँ, बात का बात है कि अब दूध का क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन 200 प्लस गाय, क्योंकि मैं गया था वहां, तो मैं खुद वहां जाके घूमा हूँ, देखा हूँ 200 प्लस गाय, बाहर के गाय सारे को बुला के अच्छे तरीके से सेवा करना। तो पर्सनल वे इसमें तो यूज कर ही रहे हैं आदमी लोग। तो आप लोग चाहें तो अगर पर पर्सन कनेक्टिविटी करें ऐसे बिजनेसमैन से भी, जो कि ये सब चीज में सपोर्टिव हो, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल काम है, चल सकता है। हाँ बिल्कुल, अब करेंगे ही, हम लोग को तो सपोर्ट है ही, और भी अन्य लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों के लिए। क्योंकि अब ग्राउंड लेवल पे तो सर देखिए, हम तो आपको प्रेजेंस देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप लोग बहुत एक्टिव हैं। जी जी। तो बस इसमें आपको बस थोड़ा ऊपर सपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है। और एक थोड़ा बड़ा काम है तो इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। हम लोग एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किए हैं, अभी आगे आने वाले 6 महीने में वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी हो इसको जाएगा। इम्प्लीमेंट करेंगे जी। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो सर अभी के टॉपिक में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे अच्छा और मतलब बोला जाए कि आदमी का कितना भी मूड खराब हो लेकिन देखे तो मन खुश हो जाए, हाँ राम रसोई जी, रोटी बैंक जी। ये जो आप लोगों का मुहिम था, जी ये कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, रीजन क्या था, आप मेरे को बहुत तरीके से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं जब भी देखता हूं, और मैं आपके साथ ये चैनल के माध्यम से जुड़ना भी चाह रहा हूं, बिल्कुल बिहार चरित्र रोटी बैंक के साथ जुड़ेगी, बिल्कुल, जो भी मदद हो सकता है वो करेगी। बिल्कुल। इसकी शुरुआत कैसे हुई, हाँ। क्या रीजन था, आप मेरे को प्लीज इसको अच्छे से इलेबोरेट कीजिए। श्री राम सेना के द्वारा रोटी बैंक का एक कार्यक्रम जो है जी, वो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से शुरू किया। वो ये था कि 2021 के आसपास, 2020-21 के आसपास कोरोना का लॉकडाउन लगा था। तो कोरोना लॉकडाउन में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर क्लास के हैं, हाँ। जो जरूरतमंद हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई लेबर की मजदूरी करता था तो 500 रुपए हर दिन का उसको ये मिलता था, या पैसा मिलता था, था। दिहाड़ी। अब तो दिहाड़ी, चूंकि कोरोना में लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो रखा था, हाँ। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता घर में बैठे, जैसे हम लोग, जैसे जो लोग समृद्ध हैं, उन्होंने सोचा कि चलो भाई बैठे बैठे क्या करना है, कुछ गरीबों की सेवा कर दें, जरूरतमंद की सेवा कर दें। तो चूंकि श्री राम सेना तो पहले से करते आती थी, तो हम लोग भी ये स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम हम लोगों ने सेलेक्ट किया पटना का गांधी मैदान, गेट नंबर 1। अच्छा, और हम लोग स्टिल वर्किंग है। हाँ। हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसको
वहां पर हम लोग जाकर के मास्क वगैरह खाना वाना ये सब बांटना शुरू किए। अब लॉकडाउन चूंकि खत्म हो गया, अब जरूरतमंद तो फिर भी रोड पर है, रिक्शा चलाने वाले फिर भी रोड पर है। उसके बाद सारे लोगों ने जो सामाजिक कार्य कर रहे थे वो भी अपने काम में लग गए, वो भी इस चीज को छोड़ दिए। सिंगल श्री राम सेना ने ये डिसीजन लिया कि जो कोरोना में लॉकडाउन में हम लोगों ने भोजन कराना शुरू किया, स्टार्ट किया, जो कि प्रत्येक दिन होता था उस समय। हाँ, कम से कम सप्ताह के एक दिन, एक समय, एक वक्त की रोटी कुछ घर के माध्यम से अगर जरूरतमंद को पहुंचाया जाए तो एक बहुत बड़ा मुहिम बन सकता है जी। तो पिछले 2020 से हम लोग 2025 आज हो रहा है अप्रैल में, 5 साल 6 साल और लगभग 5 साल हो गए हम लोगों को। कोई ऐसा शनिवार नहीं रहा जिसमें वहां भोजन नहीं बटा, और प्रत्येक शनिवार को लगभग 1000-1500 की रोटी बटती है, सब्जी बटती है, मिठाइयाँ बटती हैं, गर्मी में पानी भी बटता है, और लगभग ये 5 साल से चल रहा है, और लगभग 2-2.5 लाख रोटी हम लोगों ने बांट दिया है अभी तक। तो जब कोविड में स्टार्ट किए थे तो और जितने ऑर्गेनाइजेशन थे सब कोई मिल के करते थे? नहीं, हम लोग का पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का तो ये काम ही था। हाँ, लेकिन चूंकि अब कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो सब लोग तो अपने अपने कार्य में, लेकिन जरूरतमंद को तो जरूरत आज भी है। हाँ हाँ हाँ। अगर उसको एक वक्त की रोटी मिल जा रही है संगठन के माध्यम से, हाँ। जो एक बहुत बड़ा मुहिम आज के समय में बन चुका है, तो हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर दिए। और ये लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगा? लाइफ टाइम, जब तक हर लोगों के माध्यम से, हर लोगों के बीचों में ये तरह की चीजें चलती रहेंगी तो बिल्कुल लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगा। अरेंजमेंट हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर किसी शनिवार लगा कि अब कैसे होगा? वो स्टार्टिंग का फेज था जब हम लोग लगातार करते थे, स्ट्रगल बेस में थे। हाँ, उस टाइम बहुत समस्या होता था, मतलब उस टाइम हम लोग को डिसाइड करना पड़ता था कि आखिर करना कैसे। अब क्या है कि सारा कुछ सेट है, और बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं जो लगातार, मतलब 20-21 से लगातार हम लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं, कोई रोटी के माध्यम से, कोई किसी चीज के माध्यम से। तो रोटी बैंक है तो सिर्फ रोटी ही चलेगा? खिचड़ी कोई बांटना चाहे? खिचड़ी चलता है, खिचड़ी बांट सकते हैं? मंथ के लास्ट सैटरडे में खिचड़ी चलता है। अभी जो लास्ट सैटरडे था हमारा, खिचड़ी, दही, मीठा, खिचड़ी, प्रॉपर खाना, पेट भर खाना। 150-200 लोग का, मतलब कोई वहां भूखा नहीं जा सकता, जो बैठेगा पूरा पेट भर के ही जाएगा। ये नहीं कि पैकेट बना के दे दिए, फॉर्मेलिटी होगी, ऐसा नहीं है। बैठिए जी, वहां भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो 4 साल से रेगुलर सैटरडे को खा रहे हैं, रेगुलर। तो उनका उम्मीद हो गया। बिल्कुल, वो 7 बजे खुद आ जाते हैं, लाइन लगा के बैठ जाएंगे। 100 लोग आपको एकदम टाइम से बैठ जाएंगे, कोई भी समय हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कुछ भी हो, ये शनिवार को बटना ही बटना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना हो जाता होगा सर? इतने लोगों का बोलते कि आस लगा के बैठता है सब। बिल्कुल, लगभग मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250 लोग हर सैटरडे आते हैं। अब इसका एवरेज अगर निकाल लिया जाए तो 150-175 के आसपास, मतलब 200-250 आदमी हर सैटरडे खाना खाते हैं। फील कैसा होता है सर? आप जैसे खाना खिलाया, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, सैटरडे को खाना बना, लोग आए, खाए, आपको आशीर्वाद दिए और आप घर पे गए, कट टू नेक्स्ट शॉट, आप बेड पे जाते हैं, आपको फील क्या होता है? देखिए, फील तो अब तो ये तो एक हमारे लाइफ का पार्ट है, लेकिन फील उनको होता है जो पहली बार आते हैं, जो पहली बार इन चीजों को देखते हैं, जो कभी आते हैं और कभी फिर याद करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ। तो उनके अंदर एक जो दया की भावना है और सेवा और परोपकार, जैसा कि हम लोग की जो आइडियोलॉजी है, उसमें उनको लगता है कि नहीं भाई, काम हो तो ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे एक आके शांति मिलती है। और असली कर्म यही है, पूजा भी यही है। हाँ, जब आप जरूरतमंद को, किसी को अपने स्तर से समृद्धि के हिसाब से कुछ देते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि नहीं, हमने कुछ किया। जीवन में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, लेकिन अगर किसी भी धार्मिक व्यवस्था से हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं इस धरती पर आया हूं तो किसी के लिए कुछ अच्छा करके जा रहा हूं, चाहे वो एक ही वक्त की ही रोटी क्यों ना हो, तो वो फील तो हर एक इंसान को होना चाहिए जिसके अंदर एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो। राम सेना में आप लोग का रोटी बैंक चलता है, अगर उस रोटी बैंक के ग्रुप में कोई मुसलमान आकर बैठ के खाए, 2 साल 2.5 साल से एक मुसलमान खा रहा है, क्रिश्चियन लोग 1-2 हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो भी खा रहे हैं, उनको भी हम लोग कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है इस मामले में। हम लोग किसी को रोक इसमें कोई नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है और हमारे ही धर्म में कहा गया है कि हम सेवा कर रहे हैं, तो जात पात धर्म देख करके सेवा नहीं होनी चाहिए, धर्म देख के तो इसलिए बिल्कुल खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं, कोई वो लोग भी खुशी खुशी खाते हैं, आशीर्वाद देते, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं।
तो यही मेरे को पूछना था कि जी। अगर कोई मुसलमान चाहे ये खाना ऐसा कोई और कोई भेदभाव हेल्प नहीं। करना चाहे मुसलमान, उसका लेंगे कि नहीं? देखिए, पहला बात तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नियम है कि हम लोग सामान से मदद लेने का प्रयास करते हैं, पैसे से नहीं। पैसे से नहीं। और अगर किसी की इच्छा है कि अच्छा, नहीं जैसे मैं कोई कुछ अलग समय स्टेट नहीं में है, बैठा हुआ अपना बाहर हूँ, थोड़ा हाँ। देख लीजिए, तो उस हिसाब का एक जैसे अलग दूसरे स्टेट में है, हाँ। आपको कुछ बोलना चाहिए कि मेरे तरफ से एक सैटरडे को आपको भोजन कराना है, बिल्कुल, वो तो उसका क्या acceptable है। चार्जेस डन लगेगा? हम लोग लगभग हर तरह का, जिस तरह का सब्जी बनता है उस तरह का खर्च आता है, और जिस तरह की मतलब रोटी जैसे वोटी में बेसिक खर्च रहता है रोटी सब्जी, हाँ हमको बांटना है, चाहे खिचड़ी बांटना है, जी, खिचड़ी मीठा, लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास 5,000 में पानी वानी खाना एक वाना पूरा बनाने सैटरडे का पूरा 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 भोजन पूरा आदमी दे बनाने सकता से है। लेकर के वहां पहुंचाने तक का A to Z। चलिए, तो बहुत अच्छा, ये तो हम लोग अभी टैग भी कर देंगे इसको जी कि जिसको भी मदद करना हो, हाँ आपका नंबर सारा जी कुछ हम लोग वीडियो में डाल देंगे। जी 5,000 रुपए हाँ सैटरडे आपके नाम से जी। गरीबों की सहायता। और ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो अब कभी एनिवर्सरी पे आते हैं, कभी अपने बर्थडे के दिन आते हैं, कभी पुण्यतिथि है घर में किन्हीं का तो वो अपने लिए आते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। 17 मई सर, आप रिकॉर्ड कर लीजिए डेट टाइम आज कैमरा पे। 17 मई जी आने वाला सैटरडे का दिन है, मेरे फादर का पुण्यतिथि है। ओके ओके तो उस दिन राम रसोई बिल्कुल मेरे नाम से है, मेरे फादर के नाम से गरीबों को मैं बिल्कुल। खिलाऊंगा। बिल्कुल ये एकदम आज आप के लोग का डेट में स्वागत है। जी। आपको वहां रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं उसी रहूंगा। दिन मैं ज्वाइन भी करूंगा राम सेना। जरूर मेरे को जरूर। कि मैं भी थोड़ा सा ये सब मामले में थोड़ा सा सोशलिस्ट हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है कि कोई अगर अपने सनातन धर्म का नाम प्रचार करे, क्योंकि और सारे कंट्रीज में होता है सर, जी खुलेआम होता है। खुलेआम क्या बोलते हैं, उन लोग का हक है तो करता है। हम लोग के यहाँ बहुत दबा छिपा तौर पे किया जा रहा है। जी अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कम है, हम जी। आपसे बहुत पहले से प्रभावित थे, जी जी कांटेक्ट मिल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ सोनू यादव करके एक मित्र हुए, हाँ। उन्होंने आपका कांटेक्ट दिया। हम बोले नहीं, मेरे को जुड़ना है। तो देखिए, अगर आदमी मन से जुड़ना चाहता है जी जी तो कहीं से भी उसका राह बन जाता है। बिल्कुल मैंने आपको 1 महीना पहले देखा, जो गौ सेवा और रोटी बैंक, मतलब हाँ। रोटी बैंक को तो मेरा मतलब दिल जीत लिया। हाँ। मतलब इससे अच्छा काम हो नहीं सकता है। ये बहुत बेस्ट काम होता है, ये नेक्स्ट फीलिंग होता है। मतलब आपको तो बोला जाए सैल्यूट है जी जी कि आप ये काम कर रहे हैं। तो मैं भी इससे जुड़ूंगा। बिल्कुल 17 मई मेरे फादर का पुण्यतिथि है। एकदम। इसमें मैं कोशिश नहीं, 2000% कहीं भी रहूंगा, मैं आकर सेवा दूंगा। बिल्कुल इसमें एकदम आपको स्वागत वहां है। पर रहना पड़ेगा। जरूर सर, जरूर जरूर रहूंगा। ये तो एक अच्छा ही हो गया। जी। एक फेज तो ये हो गया। एक फेज हम लोग दूसरा फेज में बात करते हैं, जो अभी चल रहा है, इंडिया का करंट कंडीशन, जो अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो अभी पहलगांव हुआ, अभी राणा संगा का हुआ। तो ये मतलब समझ में नहीं आता कि ये लॉबी फिर आपको फिर किस हिसाब से आपको मन करता हो यार, फिर मुसलमान आकर अपने हिंदू भाइयों को मार रहा है, उन्हीं को फिर आप सेवा दे रहे हैं अपने लंगर में, खून नहीं खोलता है? देखिए, ये विचार तो हम लोग हर लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अगर हिंदू जातिगत व्यवस्था और वर्ण में बटा रहेगा और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनका कर्तव्य क्या है, तो हिंदू पिटेगा, मरेगा और कटेगा ही कटेगा जब तक जात के इसमें फंसा जी। रहेगा। और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी ये है कि पराजित राष्ट्र को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके अंदर जो आक्रांताएं फैलाई जा रही है उसके खिलाफ अगर खड़ा ना हुआ जाए। आप वेस्ट बंगाल में देखें, ये कोई नया तो पाठ है नहीं। रोहिंग्या मुसलमान उत्पात किए हुए, पहले से पॉलिटिकली इम्प्रोच इन लोगों को मिला। पिछले 5 से 10 साल में नए नए मुसलमान हमारे भारत देश में आए और वह सिर्फ और सिर्फ वहां के पर्सनल पॉलिटिक्स को बदलना ना पड़े, एक सीएम का फेस दूसरा सीएम कल होकर के ना हो, तो अपने राजनीति और वोट करके लिए उन्होंने ये कार्य किया। तो भाई बगल से बॉर्डर के, बिल्कुल मानते, ये तो ममता प्रमाणित है। बनर्जी का ही इसमें हाथ है। डिप्लोमेसी है ये, इसमें कटता मरता सिर्फ यहाँ का जनता है। अगर मुर्शिदाबाद में इतने सारे 200, 250, 300 से भी ऊपर ऑन ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये वहां के घर को जला दिया जाता है और उस गरीब हिंदू को वहां से बेदखल कर दिया जाता है, और हम लोग एक गवर्नमेंट जो वहां की है वो सिंपैथी दिखाती है कि हम आपको खाना दे रहे हैं, आपको रहने का जगह बना दिया, लेकिन हमारा जो बनाया हुआ था वो तो हम अपना जगह छोड़ करके भाग रहे हैं। हाँ। और इससे साफ समझ में आता है कि इस राजनीति के शिकार यहाँ के लोग और यहाँ की जनता है, जो वहां की वोट भी दे रही है उसी को और भगा भी रही है वही सरकार। इसमें सेंट्रल क्यों नहीं कुछ कदम उठा रहा है सर? पावर तो मेन सेंट्रल देखिए, सेंट्रल कदम उठाने के लिए उठा सकता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है
और हम अगर अपने घर में हैं तो हमारी सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, सरकार, ये सब बात की चीजें होती है, लेकिन देश के अंदर और घर के अंदर अपनी सुरक्षा खुद ना हो और अपना खुद का विल पावर अगर कमजोर हो और अपना सोसाइटी और अगल बगल का समाज अगर हमारा ना हो तो वो देश और राज हमारा हो भी नहीं सकता है। उसके बावजूद हमें विपरीत दिशा में जाना ही पड़ेगा। हम जिस जगह पर हैं वेस्ट बंगाल में, वो बॉर्डर से घिरा हुआ है। ठीक उसके कुछ समय पहले वहां बांग्लादेश में भी ऐसे ही राइट्स हुए और उसके बाद फिर ये ट्रांसफॉर्म करके हमारे वेस्ट बंगाल में आ गए। हाँ। तो ये सब चीजें तो सिर्फ सॉर्टेड है कि आगे का डिसीजन तो हिंदू को समझ में आ जाना चाहिए कि आगे भविष्य में और आगे क्या हो सकता है। बॉर्डर खुला हुआ है वहां का, बिल्कुल इजिली है। जैसा कि कैटल्स का भी बात कर रहे हैं, काऊ का भी ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर हो रहा है बंगाल में। यहाँ से इधर लोग बीफ एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और वहां का जो एरिया है जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान लोग बन के बैठे हुए हैं, उनके थ्रू ये सब काम होता है। कुछ पैसों के लिए कुछ गरीब हिंदुओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, डर के मारे, चाहे पैसे की लालच के मारे। लेकिन हमारे देश की संस्कृति को ठीक करने के लिए ये विरोध कदम उठाने के बजाय ये लोग उनका समर्थन और सहयोग कर देते हैं कि चलो भाई हम लोग को यहाँ रहना है तो हम लोग मिलजुल के। बाद में वही उनको मिल करके काट रहा है, उनके घर को जला रहा है, उनकी बेटियों को छेड़ रहा है, उन्हीं के साथ गलत कुकृतज्ञ व्यवहार कर रहा है। बहुत केसेस है, बहुत ऐसे ढेर सारे केसेस हैं, हमारे पास डेटा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो हमारी टीम है वो लोग इंटरनली काम करते हैं, खुल के नहीं आ सकते। हाँ, जैसे यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं राम सेना का काम, वहां पर वैसा पॉसिबल है कि? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है अभी, हाँ। क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी देखना हमें ही है। लेकिन जब शिकायतें आती हैं कि उनके साथ रात में बेटी को उठा के लेके कोई मुसलमान चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि भावना और दृष्टिकोण कितना खराब जा रहा है। फिर इसमें कोई जुड़ना भी नहीं चाहेगा तो बहुत कठिनाई आता होगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग इंटरनली टीम बना करके काम करना पड़ता है और उस हिसाब से उन लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। अच्छा, वहाँ काम चल रहा है। बिल्कुल। तो सर हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि ठीक है, ममता बनर्जी का रहते हुए सरकार इतना उत्पात हो रहा है, इतना प्रताड़ित हो रहा है, तो फिर भी वोट दे रहा है वहीं टीएमसी को ही। क्योंकि वोट कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो आप हमारे वोटर से हटा करके हम दूसरे देश के लोगों को ला करके बिठा करके यहाँ पे वोट लेंगे। और ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हमारी गवर्नमेंट है और बॉर्डर पर है, हाँ। तो हम तो किसी को भी बाहर से ला करके यहाँ इंटरनली प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ तुम नागरिक बनने इतना इजी हो गया। इजी बनना। इसलिए तो सीए और एनआरसी जैसे कानून पर ममता बनर्जी इतना चिल्लाती हैं। इसलिए तो चिल्लाती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वोटिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा राज्य भी चला जाएगा। फिर धीरे धीरे हमने जो कुकृत्य किए हैं वो लोगों के बीच में आएगा, जनता के बीच में आएगा। ये कारण। इसका कुछ तो उपाय होगा ना सर? कि कुछ भी उपाय नहीं है? बिल्कुल उपाय है। उपाय ये है कि फाइट करना और उन चीजों के खिलाफ फाइट करना जो चीजें वहां पे इलीगली रूप से हो रही हैं, और उसका रिपोर्ट से लेकर के सब चीज का डेटा तैयार करके सही जगह पे विचारों को प्रस्तुत करना, जो कि वो चाहती हैं कि ना हो, और उनको क्रश किया जाता है गुंडों के द्वारा जो इस तरह के विचार को खिलाफ करते हैं, उनको दबा दिया जाता है। और एक एक व्यक्ति को खुला छोड़ दिया गया है कि अगर कोई ऐसा दिखे तो उसको तुम इस तरह की कार्रवाई करो, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसे तो वॉइस दबाने वाला बात हो गया। बिल्कुल, आवाज दबा दिया जा रहा है। तो ये तो वहां के लोग को समझना चाहिए। वही तो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वोट देते हैं टीएमसी को। आखिर ठीक है, कितना भी कोई अगर नागरिकता देगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग नागरिक है वो भी तो है, वो भी इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए तो वो भी, उनके भी परसेंटेज को अगर निकाला जाए तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। वही लेकिन देखते हैं कि बहती गंगा है तो भाई इधर ही साइड में रहो ताकि हम भी शुद्ध होते जाएं। कल को पता चलेगा तो मेरे पे खतरा आ जाएगा। बिल्कुल। तो वेस्ट बंगाल को योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए अभी, अर्जेंट माइंडसेट तो वैसा ही चाहिए। वैसा कोई जिस वेस्ट बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जन्मे, जिस वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे वीर जन्मे, विवेकानंद, जिस वेस्ट बंगाल में विवेकानंद जैसे वीर जन्मे, जिनका आइडियोलॉजी आज देश में ही नहीं देश के बाहर है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। और देश के बाहर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले कोई अगर सिंगल थे तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस बंगाल को आज आग में झोंक दिया जा रहा है। और वो बंगाल, वेस्ट बंगाल, कभी इतना बड़ा ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत बड़ा राज साम्राज्य चलाने वाला एक पुराना ऐतिहासिक जगह रहा, सोन चिड़िया, और उसको आज ये लोग बर्बाद करके प्रताड़ित तो महिलाएं हो रही हैं।
प्रताड़ित तो बच्चे हो रहे हैं। प्रताड़ित महिलाएं, वहां की आइडियोलॉजी, वहां की शिक्षा, वहां के समीकरण को किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले भविष्य की राजनीतिक लाभ उन लोगों को मिल सके जिनको शुरू से मिलता है। क्योंकि सर जैसे हिंदू राष्ट्र है, हम लोग का हिंदुओं का बहुत नंबर ज्यादा है और अल्पसंख्यक इतना तबाही मचा दे तो ये मतलब ये पचने वाला बात ही नहीं है। ये पचने वाली बात नहीं। और दूसरा क्या है कि इनकी माइंडसेट ये है कि भेदभाव करके उस तरह के चीजों को तोड़ो, ब्रेक करो और डर पैदा करो, एक फूट डालो, राज करो। सिटीजन के बीच में, सिटीजन के बीच में ऐसा डर पैदा कर दो ताकि ये एक मैसेज जाए लोगों के ये बीच में। हमको क्यों ना क्यों कॉम्बिनेशन लग रहा है आज का बंगाल और 1990 का बिहार। जी, ये मेरे को वैसा ही प्रतीत हो रहा है। हाँ, बस तरीका अलग अलग है। तरीका दूसरा है। वहां जी। पर मुसलमान कर रहे थे और हाँ। यहाँ पर आपको अपने ही सबको पता है। जी। इसमें तो किसी को बताने का जरूरत जी। नहीं है। सर आप मेरे को एक चीज बताइए, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया और ऐसे समझ का बात नहीं है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया इसके बारे में, ज्यादा अध्ययन करने का ऐसा टाइम नहीं मिला। राणा संगा का क्या मुद्दा था जिसके लिए बहुत बवाल हुआ? समाज सेवा कौन से यूपी के समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कुछ कमेंट किया जिसपे बहुत बवाल हुआ, बुलडोजर चला, क्या क्या, तो क्या था सर मामला? थोड़ा सा खुल के बताइए। राणा सांगा, जैसे उनका कहना था कि वो बाबर को संरक्षण दिए थे या बुलाए थे। राणा संगा जी नहीं, राणा संगा नहीं, वो जो बयान दिए हैं, हाँ। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कि विधायक हैं। तो हमारा ये कहना है कि आगरा तो कोई बहुत बड़ा अफेक्टेड एरिया नहीं था सिर्फ ताजमहल बनने से पहले। ताजमहल बनने के बाद ही लोग उनको उस तरह से जानते थे कि, लेकिन उसी आगरा में शिवाजी महाराज जैसे वीर वहां पे लड़ाई लड़के उस चीज को आगे बढ़ा करके अपने राज और साम्राज्य को स्थापित किए। रही बात राणा सांगा की, राणा सांगा एक इतने बड़े वीर थे जिनका हाथ कट गया, जिनकी एक आंख फूटी हुई थी, उसके बावजूद पहले से या युद्ध में? युद्ध में। अच्छा, युद्ध में फूट गई थी जी, पैर भी डैमेज था, उसके बावजूद वो लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने देश के लिए सही अपने मतलब जो पौराणिक भारत हमारा हुआ करता था, और उसको प्रतिक्रिया और प्रमाणित करने के लिए आज एक व्यक्ति आकर के इस तरह की बातें कर दे कि बाबर के संरक्षण या फिर बाबर को बुलाने वाले ये राणा सांगा जैसे वीर हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद भी है और कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि एक ऐतिहासिक वर्णन जो हमारे देश के अंदर प्रस्तुत किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। अब वो पता नहीं कहाँ पढ़ लिए इस चीजों को। हम लोगों को तो इस तरह की चीजों को नहीं समझ में आता है कि ऐसा कुछ होगा भी, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या कारण था। रणनीति यहाँ के राजा महाराजा बना करके अपने राज्य को कैसे स्थापित करते थे उसका भी एक कारण हो सकता था, लेकिन जो इस तरह की बातें कर रहा है वो देश में एक खास कम्युनिटी को भड़काने का कार्य कर रहा है और धार्मिक वाद विवाद देश में चलते रहे, अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास कर रहा है और इस तरह की घटनाओं को बार बार निमंत्रण दे रहा है कि एक धार्मिक व्यवस्था पर यहाँ पे युद्ध हमेशा चलते रहना। राजपूत समाज में बहुत आक्रोश था जब ये कमेंट आया था तो सिवाय, और उसके बाद उनके घर पे भी ढेर सारे आंदोलन हुए, उनके घर पे सिक्योरिटी को बंद कर दिया गया, मतलब इतना सिक्योरिटी टाइट किया गया। राजपूत समाज में ही नहीं, यहाँ पर तो हिंदुओं में आक्रोश होना चाहिए। जैसे ये मैटर राजपूतों का नहीं है, ये मैटर पूरे हिंदुओं का है। धार्मिक दृष्टिकोण पे जब भी कोई चोट आए तो हर एक हिंदू को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। अब चूंकि वो क्षत्रिय वंशज लोग इन चीज को मानते हैं तो राजपूत लोग फ्रंट में आकर के इस चीज के लिए फाइट किए, और राजपूतों का इतिहास रहा है कि ये फाइट करना भी चाहिए। जब राजपूत जैसे क्षत्रिय और जैसे वीर अगर इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? इसमें सर आप गलत किसको मानते हैं? अगर हम अपने दृष्टिकोण से बताएं तो इस चीज में हम गलत एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा गलत, क्योंकि उन्होंने बाबर के बारे में बताया, औरंगजेब को बताया, खिलजी को बताया, अकबर को बताया, लेकिन उन्होंने संभाजी महाराज को नहीं बताया, बिल्कुल, राणा सांगा को नहीं बताया, बिल्कुल, केवल शिवाजी महाराज को बताया। और ढेर सारे ऐसे वीर हैं और ऐसे हर क्षेत्र में मतलब आप महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहां आज फिल्म बन रहा है तो सुपर हिट हो रहा है, पता चल रहा है, फिल्म बन रहा है तो ही लोग जान रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि फिल्म देख कर कहीं इंडिविजुअली डाला जा सकता है दिमाग में। बॉलीवुड की मूवी जो पहले चलती थी
और आज उसके कारण इतना बड़ा वाद विवाद, और आज दिखता है कि वो असर आज हमें दिखता है। रीजनल तो लोग आप समझ रहे हैं कि इस फिल्म के ही माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाए, और अच्छा चल भी रहा है, और अच्छा चल भी रहा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम का गलती था ना सर? बिल्कुल, क्यों नहीं बताया? उसमें छेड़छाड़ हुआ। कांग्रेस की ये तो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे एक मुस्लिम ही थे, वो उन्होंने भी छेड़छाड़ की। हमारे Glorify कर दिया। हम इस देश के रहने वाले अकबर और औरंगजेब को अगर पढ़ना शुरू कर दें यही नहीं तो समझ हम में कैसे आता। जानेंगे कि राणा हमारा सांगा कौन राणा थे? सांगा कौन है, संभाजी हमारा महाराज बाजीराव कौन थे? पेशवा कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, वीर सावरकर कौन है, सरदार पटेल कौन है, अभी भी सम्राट लेकिन वही अशोक पैटर्न कौन है जो बिहार से थे, इतने मगध बड़े, इतने बड़े एम्पायर। मगध, जो कि मतलब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान, तुर्की सब ऐसे गिफ्ट किया हुआ था, मगध आज कट छट के बिहार रह बच गया। रहा है। मतलब तो ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, और ये इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो आपने खोया है उसको पाने का प्रयास करें, और उसको पाने के लिए आपको वीर बनना ही पड़ेगा, और उसके विचारों को अपने लोगों के बीच में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि हम उस चीजों को वापस से याद दिला सकें कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पहलगाम में जी। अभी 5 दिन पहले की घटना। अच्छा खासा परिवार घूमने गया हुआ था, इतने लोग घूमने गए हुए थे, ये करने का मतलब नहीं समझ में आया, क्या माइंडसेट है? आप देख सकते हैं द्विवेदी जी कि ये कोई नया भी यहाँ भी नहीं है। कश्मीर की लड़ाई अभी भी लोग समझते हैं कि कश्मीर हमारा आजाद है, हमारे भारत देश का पार्ट है। ये भारत देश के नागरिक वो समझते हैं जो कश्मीर में नहीं है, जो कश्मीर से अगल बगल हैं वो कहते हैं कि हाँ हमारा कश्मीर है। लेकिन क्या कश्मीर के लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या घाटी में रहने वाले वो युवा जो दिन रात मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको ये समझ में आया है कि भारत देश का कश्मीर है कि नहीं है? इस बात पे चिंता करना हम सभी नागरिक का सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर में लगातार अटैक हो रहे हैं और सिवाय ये कह के मार दिया जाए कि तुम हिंदू हो, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, या फिर तुम कलमा पढ़ोगे तो भी तभी तुमको हम छोड़ेंगे, अदरवाइज तुमको बहुत मार घिनौना हरकत, सब पैंट उतरवा देना, धर्म देखने कलमा के लिए। पढ़वाना। और एक व्यक्ति जो इस देश का सॉफ्ट नागरिक है वो ये सोच रहा है कि 370 हट गया तो अब तो कश्मीर फ्री है, अब तो हम लोग जा सकते अब हैं हमारा घूमने के है। लिए। इसी बेसिस पे आदमी घूमने भी गया था। और आप सोच सकते हैं कि 26/11 का मास्टरमाइंड इस देश में आता है और 2 दिन बाद कश्मीर में हमला हो जाता है। तो हाफिज सईद, जो अभी नहीं, 26/11 का अच्छा मास्टरमाइंड जो हमारे देश में एंट्री किया, हाँ, हम लोग जब अमेरिका के एजेंसी ने जब हमें दिया, पकड़ के जो आए थे, हाँ 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 हाँ, जिसको मोदी जी ने पहले बोला था कि इनको पकड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, और वो पकड़ाए थे। वो व्यक्ति इस देश में आ रहा है और 5 दिन के बाद आपके कश्मीर में गोलियां चल जा रही है, और इतना भारी हमला, और इंडियन सिटीजन्स को टारगेट करना और जाके कहना कि मोदी को बताना, इस चीज का साफ साफ ये बताता है कि आपको कम्युनिटी बेसिस पे ही मारा जाएगा। मोदी से जाके बोलो कि मैंने मारा। तो ये साफ समझ में आता है कि ये कम्युनिटी बेसिस पे लड़ाई लगवाने का एक जिहाद जो है हमारे देश के अंदर चालू हो रखा है। इससे पहले अमरनाथ यात्री को मारा गया, हाँ। पुलवामा अटैक हुए, ढेर सारे आवाज, और कश्मीर में ढेर सारी चीजें ऐसी डेली चलती है। हर एक 5 दिन पर 10 दिन पर गली मोहल्ले में ये बैठक होती है कि कश्मीर को कैसे अलग किया जाए भारत देश से, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। Chances इनफैक्ट नहीं। पॉसिबल तो अब ये लग रहा है कि पीओके को भी हम ही लोग रखेंगे। ये भावना तो हमारे अंदर है और वो भी होगा। लेकिन इस तरह का डर और वहम पैदा करना इंसानों के बीच में, देश के नागरिक के बीच में, ये कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आपको बस डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि आप अपने चीजों से पीछे हटे। जबकि जवाब भी मिल रहा है, फिर भी ये लोग मतलब लतखोर जो बोला जाता है, टिपिकल भाषा लतखोर। इसमें ये लोग मरने मिटने को तैयार हैं एक छोटे से राज्य के लिए, और हम जैसे लोग बस ये समझते हैं कि कश्मीर एक घूमने की जगह है जहां पे जा करके हम अपना एक सुकून की जिंदगी 10 दिन 15 दिन की घूमने की जिंदगी बता सकते हैं, और वहां से फिर हम लोग डेड बॉडी लेकर के आ रहे हैं। 6 दिन 7 दिन पहले शादी हुआ, आदमी घूमने, वो बहुत दर्दनाक था सर। ये तो दर्दनाक है ही, और इस तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि देश के बाहर जितने दुश्मन हमारे हैं
उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अब देश के अंदर भी दिखते हैं। बिना किसी लोकल इम्पैक्ट से किया इतना बड़ा हमला और इस तरह से घाटी में घुस जाना, ये Possible आपको नहीं है। पॉसिबल ही नहीं लगता है। अगर वहां कोई घूमने गया है पहाड़ पे तो लोकल को ही पता होगा, बाहर के लोग तो नहीं बताएंगे यहाँ बिहार में रह करके, वहाँ चाहे यूपी में सिक्योरिटी रह भी करके, नहीं दिखाई दिया कहीं कुछ नहीं दिखा, और इस तरह से एंट्री कर जाना। और ताबड़तोड़ हमला। जवाब लेकिन सरकार शांत है, अब क्योंकि उरी का सर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उरी के लिए जवाब मिला। एक हुआ था बीच में, कौन सा, पहलगाम से पहले एक और जो 14 फरवरी को हुआ था, पुलवामा अटैक का भी उन लोगों को जवाब मिला। इसका अभी तक सरकार शांत है। अब इसका तूफान से पहले की खामोशी बोल ये सकते हैं। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शांत इतना अब भारत देश में कभी इस तरह से जब भी घटना हो तो पहला बात तो हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि इस तरह की घटना और तुरंत एक्शन हो। कोई बैठक नहीं, कोई शांति कोई नहीं, सर्वदलीय बैठक हो रहा है, ये रद्द हो रहा है, वो रद्द हो रहा है। ये सब कुछ रद्द तो पहले हो जाना चाहिए था, जो कि हो रखा था पहले से यूएन में। मतलब बेसिक इसका ऐसा मतलब निकल रहा है सर, जो रील्स वगैरह में निकलता है कि एक दो आदमी है, एक आदमी दूसरे को खाना खिलाता है, पानी दे रहा है, वो आया पानी पिया, आपको मारा, आप घर पे गए, बोले कल से पानी नहीं देंगे। अरे फिर वो आदमी हरकत करेगा जी, वो तो करेगा ही, उसकी मंशा ही यही है। अगर वो बर्बाद है किसी रिलीजियस के कारण, अपने कम्युनिटी के कारण, तो वो तो चाहता है कि गंद यहाँ भी फैले, ताकि वो छेड़ रहा है, हम लोग छोड़ रहे हैं। अब हम लोग को तो छोड़ना चाहिए नहीं। आपका इसमें सर मेरे को एक पोस्ट बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा था, वो अभी हम चैनल पे लगा भी देंगे। जी जी, कि धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे। बिल्कुल। तो ये कब स्टार्ट होगा सर? अगर ऐसी मंशा है यहाँ के लोगों के, देश के नागरिक की, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह को फ्री हैंड किया जाए। फ्री हैंड आप भी मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ट्विटर पे एकदम बेशर्मी पाकिस्तान PKMKB जो कि ट्रेंड है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख हर दिन ट्वीट हो रहा है। लेकिन सरकार ये सिर्फ लेकिन ये सब ट्विटर पे ट्रेंड करने से नहीं, PKMKB हम लोगों को ऑन ग्राउंड भी करना पड़ेगा। और हम लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया हथियार मैसेज देने का तो हो सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो काम हो वो हथियार हम लोगों के पास अगर हो तो हम लोग उसके लिए फिर कार्य कर सकते हैं, अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सर डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कल को अगर आप फ्री हैंड के लिए गोली बंदूक लेके रोड पे जाएंगे, आपको थाना में डाल दिया जाएगा। जी, तो यही नहीं समझ में। लेकिन ये समय भी आएगा, हो सकता है कि जब फ्री हैंड देना पड़ जाए गवर्नमेंट को। ढेर सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अभी भी जेल में बंद रह करके सिंडिकेट चला रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई सिंडिकेट, इस चीज की तो जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे जेल में भी बंद रह करके भी अपनी चीजों को करवा रहे हैं, जो सरकार से डायरेक्ट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा सब जानता है, उसी का इशारा, बाबा सिद्दीकी हो या सिद्धू मूसेवाला हो, तो उनको क्यों रखा गया? इसलिए तो रखा गया है, हम लोग तो इसलिए चाहते हैं उनको, हाँ, कि उन लोगों को ही आप लोग सपोर्ट कर दें कि वो लोग वहां पर काम करें। क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई का जैसा गिरोह बड़ा है, अगर वो चाहे तो वो आराम से इन लोगों का सफाया कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और कर भी रहा है। खालिस्तानियों को उन्होंने सही कर दिया। उसके लिए तो एक बी टीम तैयार हुई जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो सकती है, वो लॉरेंस बिश्नोई ने किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे टीम की भी जरूरत है गवर्नमेंट को, जो संरक्षण दे करके ही कार्य करवाए, लेकिन करवाए जरूरत है। हाँ, क्योंकि जब वो सिंडिकेट तैयार कर सकते हैं टेररिस्ट के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी करेंगे। लेकिन सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, सरकार जवाब देगी या नहीं? तो मोदी जी सर शांत होने वाले तो आदमी है नहीं, सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब और जल्दी देना चाहिए। इतना लेट करने से कोई फायदा नहीं, और अगर लेट हो रहा है तो हो सकता है कुछ बड़े की तैयारी हो। जयपुर पे USA का फ्लाइंग ये आता है, क्राफ्ट आता है, INS विक्रांत को पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप ले जाया जा रहा है। आखिर कुछ वो मेरे को तो लग रहा है तूफान से पहले की शांति। हाँ, कुछ बड़ा होना चाहिए, और होना भी चाहिए। इतने दिन में छोटा छोटा घटना करके उनको जवाब दे करके अब ये लोग मानने वाले नहीं है, तो कुछ ऐसा पानी बंद करना और ये करना, वीजा रद्द करना, ये बचपना है। ये तो चीज तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए था। पहले भी नहीं, इतनी घटना होने के बावजूद ही उसी टाइम डिसीजन लेना। हम लोग दिल खोल हैं, भारतीय दिल खोल है। अच्छा, यही कमी है हम लोग के सुरक्षा व्यवस्था और संस्कृति में, कि हमेशा छेद हो जा रहा है, हर बार घात होता है जी, हर बार पिछले। और वो कुछ नहीं, सिर्फ कश्मीर में ज्यादा होता है और कहीं नहीं। और अभी बंगाल भी नया बंगाल निकला है, तो वहां तो कम्युनिटी बेसिस की लड़ाई है, वो भी बॉर्डर है।
नीचे जाएं आप साउथ साउथ की तरफ, वहां भी कहीं नहीं जो बॉर्डर केरला। अटैच्ड है। सर ये नहीं सर, हाँ एक और अच्छा टॉपिक हाँ आपने बता दिया, एक कर्नाटका का केरला का भाषा का लेकर इतना विवाद, ये अब महाराष्ट्र में भी चल रहा है, मराठी बोलो नहीं तो मार खाओगे, कर्नाटका में कन्नड़ बोलो नहीं तो मार खाओगे, ये मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या है? ये सब के सब एक संकुचित मानसिकता से प्रभावित हो गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस देश की खूबसूरती अन्य अन्य राज्य की अलग अलग है। अब हम लोग ये कहें कि बिहार में अगर बिहार और पटना की भाषा नहीं बोलोगे तो भोजपुरी नहीं बोलोगे तो मार खाओगे, ये मतलब समझ में ये नहीं कोई आता। सेंस नहीं है। आप इतने शिक्षित हो करके अपनी भाषा का प्रमोशन करने के लिए लगे हो और आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लोकल लैंग्वेज को क्यों इतना इंपोर्ट करना? जबकि लोकल लैंग्वेज तो लोकल लोगों के ही बीच में रह सकता है, उसको थोड़ी आप यूएन से दर्जा दिलवा देंगे कि इसको नेशनल लैंग्वेज हाँ, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये तो फिर बिना भी- सर पैर का बात है। और मुझे जहां तक लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हाँ है, और बिल्कुल हिंदी है। और हिंदी को ही हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जो सबके लिए इजी हो। हाँ। और इस देश की ऐसी हालत है कि हिंदी बोलने से ज्यादा शर्म आ रहा है सर, शर्म आता है। हमको ये नहीं समझ में आता। केरला में क्यों नहीं हिंदी को बोलते हैं? कर्नाटका में कन्नड़ को ही क्यों प्रमोट किया जा रहा है, हिंदी को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? उनको टफ लगता है। और बिहार इंग्लिश बहुत में अच्छा लगता है। बिहार में इंग्लिश बोल रहा है सब, हम लोग का खूबसूरत इतना भाषा भोजपुरी, अगर आप तरीके से बोलो, मगही हो गया, जी। भोजपुरी हो गया, क्षेत्र के हिंदी हो हिसाब गया, से, जैसा कि क्षेत्र के हिसाब से बोलिए। यहाँ पे ढेर सारे भाषाएं भी आपको दिख जाएंगी। लेकिन उसको बोलता है कि गंवार है। अरे इंग्लिश बोलने पे culture आप है। बहुत अच्छे हैं। आप अपने भाषा को जरूर रखिए, लेकिन जहां जिस भाषा का जरूरत है उसको जरूर यूज करें। क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज हम लोगों ने इंग्लिश को मान रखा है, जो कि इजी है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का कोई महत्व ही नहीं है इंडिया से बाहर ज्यादा देश में। स्पेनिश में स्पेन में स्पेनिश देख लीजिए, रशिया में कुछ और भाषा है, हर देश में अलग अलग भाषा है। इंग्लिश का उतना महत्व ही नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं जो है। जिनको जानकारी नहीं है वो समझते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ा है। अब बिहार में कुछ ज्यादा प्रचलन है सर, हाँ, लेकिन यहाँ वो पर तो एक show off चीज है, का भी हो सकता है। ये शो ऑफ है सर। ये तो मेरे को क्लियर कट बोल रहा हूँ आज ऑन कैमरा पे भी, ये जी, शो ऑफ बिल्कुल है। शो ऑफ है। और यहाँ पर पद के हिसाब से भाषा चेंज हो जाता है। मैं हाँ, आपको एक घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ जी आज से 1 सप्ताह पहले का। हम कोट नहीं करेंगे कहां पर हुआ, वो देखेंगे वीडियो तो उनको समझ में आ जाएगा। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके साथ मीटिंग चल रहा था, तो कुछ प्रेजेंटेशन, मेरा भी डिजिटल कंपनी है, मैं अपना मार्केटिंग का सारा कुछ करता हूँ। नहीं तो रोहित नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं करो। हम बोले सर यहाँ का जो लोकल कोर भाषा हिंदी है, आप किसी भी चीज को हिंदी में ही प्रसारित करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको प्रमोशन होगा। नहीं एक काम करो, इसको इंग्लिश करो, हिंदी नहीं करो, हिंदी चीप लगेगा, इंग्लिश करो। ठीक है, ये हुआ। तुरंत उनके पास एक मिनिस्टर का कॉल आता है, वो जो इंग्लिश पर हमको भाषण दे रहे थे, वो फोन करके बोलते हैं, हाँ भैया प्रणाम, बोला तो नहीं कैसन बनी। अरे हाँ। सर, तो आप उनको बोलिए तो थोड़ा सा जी कि भोजपुरी आप क्यों बोल रहे, आप इंग्लिश बोले, चीप लग रहा है। तो यहाँ पर पद के हिसाब से लैंग्वेज आश्रित किया जाता है। अगर कोई बेसिक लेवल का आदमी है तो इंग्लिश बोलेगा तभी अच्छा है, हिंदी बोलेगा तो गंवार है। ये मिनिस्टर भोजपुरी में बात कर रहा था, हाँ भैया कैसन बानी, तो ये तो फिर गुलामी दोगलापन। मानसिकता है। ये जो ब्रिटिशर्स ने अभी तक डाला है, वो चीज को हम और आप लेकर के चल रहे हैं और समझते हैं कि हम लोग बहुत कूल हैं। कूल बनने का कोई ऐसा है नहीं, वेस्टर्न, सारा वेस्टर्न कल्चर, और वहीं पर बाहरी आदमी हम लोग का कल्चर अपना रहा है। बिल्कुल। रशिया देखिए, यूएस देखिए, वहाँ छठ हो रहा है, जी वहाँ राधे कृष्णा मंदिर जो हम लोग के प्रभुपाद जी लगाए, राधे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस्कॉन है। बिल्कुल है। वहाँ की लड़कियां साड़ी पहन रहे हैं, यहाँ का आप देख ही रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहा है। जी समझ में नहीं आ रहा सर, ये दिमाग से परे है। बिल्कुल इसके परे लिए है। भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। हाँ। एक लेवल का। उसके बाद कल को खराब कुछ हो जाता है तो फिर आदमी ब्लेम होता है इंडियंस, कि बिल्कुल। इंडियन का मानसिकता छोटा है। इस पे क्या कीजिएगा? इसमें तो बस अब क्या है कि देखिए, जैसी देश वैसी भाषा, और हम लोगों के अपने संस्कृति को लेकर चलना चाहिए। आप भले पसंद किसी चीज को करें, लेकिन अपने संस्कृति को ना भूलें। मर्यादा मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। कल को खराब हो जाने के बाद आप ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन यार उसको आप अगर मर्यादित तरीके से रखते तो वो तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मेरा कंसर्न था, जो कि हम चाहे कि आपसे बताना, बिल्कुल, कि आप जरूरी भी अपने है। चैनल के माध्यम से भी इसको थोड़ा प्रसारित किया, एटलीस्ट मर्यादा में रहो। बिल्कुल। क्योंकि जब चंद्रशेखर सर बिहार के थे, वो पीएम बने थे, चंद्रशेखर। तो जैसा आपने देखा दर्शकों, ये थे यशराज सिंह। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद भैया यहाँ आने के लिए, अपना विचारधारा रखने के लिए। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर आज के युवा के लिए कुछ संदेश है तो आप डिलीवर कर सकते हैं।
जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी कि आपने मुझे मौका दिया, और आपको तो सबसे पहले शुभकामनाएं कि बिहार चरित्र के चैनल से जो आप चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जी वो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे चीज़ों को दिखाने का प्रयास हर एक बिहारी के कल्चर को तो ज़रूर होना चाहिए बिल्कुल, हमारे देश में। हम अपने युवाओं और अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि देश के संस्कृति हेतु, देश के वैदिक रक्षा के लिए, और देश के जो चीजें अभी हमारे यूथ लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज हमें दिख रहा है, तो उस चेंज में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि पहले तो हम लोग को जो इच्छा है करने की वो करें, हाँ और सबसे पहले कि जिस फील्ड में आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारा देश एक गुलामी मानसिकता को लेकर के प्रभावित होते रहा है, तो हम चाहते हैं कि युवा लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उस चीज को उतना बेस्ट करें, और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। और उनका जो भी इच्छा हो, चाहे वो सनातन से लेकर के, वैदिक धर्म से लेकर के, या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के, आप सपोर्ट करेंगे? हम लोग सपोर्ट करेंगे, और हमारे साथ भी जुड़े, और देश भर में हर एक उस कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। आप 9 से 6 जॉब वाले सिस्टम में ना रहें कि आपका कोई काम नहीं है। इस देश के भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राजगुरु भी थे, जो 19-20 साल में फांसी पे चढ़ गए। बड़े बड़े यंग लीडर्स जो हमारे देश की रक्षा के हेतु इतना बड़ा योगदान दे करके गए, तो हम लोगों को अपने आइडियोलॉजी को उनके लिए उनसे तो मोटिवेशन लेना ही चाहिए, और साथ साथ अपने आइडियोलॉजी को भी उनके लिए उनके जैसा ही बनाना चाहिए। और 9 to 6 जॉब वाले जो भी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम 24 घंटा में से 8 घंटा जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, तो 1 घंटा तो अपने देश के लिए जरूर सोचे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये संदेश रहेगा, देश के लिए एटलीस्ट सोचे। जी बिल्कुल, उसमें जो भी जरूरत पड़ेगा आपकी जो टीम फाउंडेशन है श्री राम सेना मदद करेगी, और हम लोग को भी जरूरत आप जैसे लोगों की है जो इस तरह के विचार को प्रस्तुत। मैंने तो सर आपको बोल दिया, हम एकदम 17 मई को आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, जैसा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।